मित्रों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करने चल रहे हैं जिसने विश्व में एक बहुत उथल पुथल मचा दी और ऐसा महायुद्ध था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध संसार में होने वाला पहला सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया और बहुत बड़ी मानवता का नरसंहार हुआ। आपने बहुत से वीडियो भी देखे होंगे प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर, लेकिन ये वीडियो उनसे कुछ अलग होगा। मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण, उस समय की परिस्थितियों को विधिवत समझाऊंगा और उसके पश्चात विश्व युद्ध की घटनाएं और विश्व युद्ध के बाद जो संधियां हुई उसका कैसे विश्व के ऊपर परिणाम पड़ा वो भी विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले हम विश्व युद्ध को समझते हैं कि इसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते थे और ये कब से कब तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 सीई के बीच हुआ। 28 जुलाई को ये प्रारंभ हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो इस तरह 4 वर्ष 3 माह 11 दिन युद्ध चला। यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चलने वाला युद्ध था। मैंने आपको बताया कि यह युद्ध विश्व युद्ध क्यों था, क्योंकि लगभग 30 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। 30 से अधिक देशों की इसमें सहभागिता थी और लगभग 6.50 करोड़ सैनिक इसमें भाग ले रहे थे, जिसमें 80 लाख लोग ये मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। तो घायलों की संख्या लगभग 2 करोड़ और मोटे तौर पर मरने वालों की संख्या लगभग 80 लाख थी। तो लगभग 3 करोड़ लोग इस महायुद्ध की विभीषिका में काम आए। तो इस प्रकार इतना बड़ा युद्ध जो इतने लंबे समय तक चला, ये पहली बार संसार को इसकी विभीषिका झेलनी पड़ी। ओके, अब जरा उस समय की परिस्थितियों को हम देखते हैं कि उस समय की परिस्थितियां कैसे थी, क्यों इतना बड़ा युद्ध हुआ। इससे पहले एक बार हम विश्व का मानचित्र देख लें और उसके पश्चात यूरोप का मानचित्र देखते हैं। विश्व युद्ध में जो शामिल देश हैं उन देशों को हम भली भांति समझ लें। आपके सामने है विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में आप देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व युद्ध में शामिल देशों में से एक। उसके बाद यूरोप महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका। अच्छी तरह से आप मानचित्र को देख लीजिए। अब हम यूरोप के मानचित्र को देखते हैं। आइए यूरोप के मानचित्र को देखते हैं, जिससे देशों को हम अच्छी तरह से विस्तार से देख सकें। यूरोप के वो देश जो विश्व युद्ध में शामिल थे, इसमें आप देखें ग्रेट ब्रिटेन, उसके दक्षिण पूर्व में यूरोप की मुख्य भूमि में दिख रहा है फ्रांस, जर्मनी। ओके, फ्रांस से दक्षिण पूर्व में इटली। इटली और फ्रांस के बीच में देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, जर्मनी से पूर्व में आप देखिए रूस। ये वो देश थे जो विश्व युद्ध में बड़ी भूमिका में थे। अब एशिया के मानचित्र में जरा कुछ देशों को देख लीजिए जो
युद्ध में शामिल थे। जापान सबसे पूर्व में, बगल में चीन दिख रहा है, तो चीन, जापान, ओके, ये प्रमुख देश थे जो कि विश्व युद्ध में शामिल थे। अब आइए हम देखते हैं कि जो विश्व युद्ध हुआ ये किन दो गुटों के बीच हुआ। मानचित्र पे तो आपने देशों को देख लिया। विश्व युद्ध में दो गुट थे। एक था केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। दूसरा गुट था मित्र राष्ट्रों का या संयुक्त राष्ट्र। मित्र राष्ट्र या ऐसे संयुक्त राष्ट्र जो एक साथ युद्ध करने के लिए आए थे। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब देश शामिल हुए। केंद्रीय शक्ति में युद्ध के दौरान दो देश और शामिल हो गए थे, बुल्गारिया और तुर्की। तुर्की और बुल्गारिया, ओके। तो केंद्रीय शक्ति, मित्र राष्ट्र में और छोटे छोटे देश भी शामिल थे, लेकिन मुख्य देश ये थे। तो ये विश्व युद्ध दो इन गुटों के बीच हुआ। अब उस समय की परिस्थितियां क्या थी, विश्व युद्ध क्यों हुआ, विश्व युद्ध के क्या कारण थे, उस पर चर्चा करते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर फे ने विश्व युद्ध के सबसे बड़े कारणों में से महत्वपूर्ण कारण माना है जो गुप्त कूटनीतिक संधियां थी। उन्होंने कहा कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो संधि हुई, इस संधि के बाद यूरोप में ऐसी कूटनीतिक संधियां होने लगी और इन कूटनीतिक संधियों की वजह से यूरोप दो गुट में बंट गया और उन गुटों के बीच भय और आशंका ने इस विश्व युद्ध के लिए परिस्थितियां तैयार कर दी और जिसके कारण ये बड़ा युद्ध हुआ। तो इतिहासकार प्रोफेसर फे गुप्त कूटनीतिक संधियों को सबसे बड़ा कारण मानते हैं, क्योंकि उससे देशों के बीच इस प्रकार का कंफ्यूजन, एक दूसरे के प्रति संदेह का वातावरण उत्पन्न हो गया। कूटनीतिक संधियां युद्ध भले न कराती हों, लेकिन उन्होंने युद्ध के लिए वो वातावरण तैयार कर दिया, वो परिस्थितियां पैदा कर दी। ओके, तो अब आइए सिलसिलेवार हम विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करते हैं कि विश्व युद्ध का क्या कारण था। सबसे पहला कारण राष्ट्रीयता की भावना। यूं तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रारंभ फ्रांसीसी क्रांति से चालू हो गया था। फ्रांस की जो 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद देशों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन वियना सम्मेलन के बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और फिर उसके बाद 1815 का वियना सम्मेलन, इन दो घटनाओं के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी भावना अपने चरम की ओर बढ़ने लगी और देशों के बीच राष्ट्रीय राज्यों का विकास, राष्ट्र के प्रति लोगों में एक जुनून पैदा हुआ और इसके वजह से राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई। देशों के अंदर एक राष्ट्रीयता और एक राज्य, इसकी मांग बढ़ने लगी। राष्ट्रीयता की भावना का जो पहला प्रयास देखने में आया,
इटली और जर्मनी का एकीकरण। राष्ट्रीयता की भावना से इटली व जर्मनी का एकीकरण हुआ। जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो एक बड़े राष्ट्र के रूप में संगठित हुए। एक राष्ट्रीयता एक राज्य का जो सिद्धांत था वो यूरोप में स्थापित हुआ। इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ और इसके पश्चात फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया। वो उग्र रूप क्यों धारण किया? फ्रांस और जर्मनी के बीच 1871 में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट संधि। बिस्मार्क के समय में बिस्मार्क ने फ्रांस पर आक्रमण किया था और फ्रांस पराजित हो गया था। फ्रांस को अपना महत्वपूर्ण प्रदेश अल्सेस लॉरेन किसको देना पड़ा? जर्मनी को। तो अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस से छीन लिया गया था जर्मनी द्वारा। अब इस समय के वातावरण में फ्रांस के लोगों में ये भावना बहुत तेजी से फैली कि अल्सेस लॉरेन फ्रांस का है और उसको जर्मनी से प्राप्त कर रहा है। तो फ्रांस के लोगों में जर्मनी के प्रति बहुत ही नाराजगी थी, आक्रोश था। लोग अपने छिने हुए प्रदेश को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर इटली और ऑस्ट्रिया के बीच भी आक्रोश का वातावरण था। किस बात को लेकर के? ट्रेंटिनो और ट्रिस्ट के प्रदेश जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर रखा था। ट्रेंटिनो व ट्रिस्ट के प्रदेश, इसके ऊपर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ये दोनों क्षेत्र भी इटली के थे। तो इटली ऑस्ट्रिया से ट्रेंटिनो और ट्रिस्ट चाहता था, फ्रांस जर्मनी से अल्सेस और लॉरेन चाहता था। ओके, इसलिए फ्रांस जर्मनी के खिलाफ था, इटली ऑस्ट्रिया के खिलाफ था। इन देशों के बीच टकराव उत्पन्न हो रहा था। यूरोप में एक तीसरा बड़ा प्रश्न जो राष्ट्रीयता से संबंधित था वो था सर्व स्लाव आंदोलन या पैन स्लाव आंदोलन। इसको समझने के लिए जरा एक बार फिर से मानचित्र देखिए यूरोप का। यूरोप का मानचित्र आपके सामने है। इसमें देखिए बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र टर्की के पास में काला सागर के पास देखिए और एड्रियाटिक सागर के बीच का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसको बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप में एक जाति विशेष के लोग रहते थे, उनको कहते थे स्लाव। स्लाव लोग रहते थे और ये लोग मुख्य रूप से मानचित्र को देखते हुए अध्ययन करेंगे। सर्बिया में सबसे ज़्यादा थे। सर्बिया आपके सामने है। सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, आधुनिक रोमानिया, क्रोएशिया, यूनान, स्लोवेनिया, ये सभी बाल्कन क्षेत्र थे के देश हैं जिनके ऊपर टर्की का अधिकार था। ओके, स्लाव जात के लोग बोस्निया हर्जेगोविना में और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। सर्बिया में सबसे ज़्यादा थे। ये चाहते थे कि इनका अपना एक अलग देश हो जाए। ये अपना एक राष्ट्र बनाना चाहते थे और इसको रूस मदद दे रहा था। सर्बिया को रूस का संरक्षण प्राप्त था, तो सर्बिया रूस के संरक्षण पर इस क्षेत्र में अलग राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। इसको लेकर के रूस और ऑस्ट्रिया के बीच आपस में गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो तीसरा प्रश्न ये,
रूस और ऑस्ट्रिया के बीच जो आक्रोश था किस बात को लेकर के, स्लाव देश के लिए। तो बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा कारण था यूरोप में टेंशन का, और कहीं ना कहीं वो संसार को विश्व युद्ध की ओर ले गया। चौथा कारण एक और था, मानचित्र को फिर से देखेंगे यूरोप को। यूरोप के मानचित्र में पोलैंड को देखिए, जो आज का पोलैंड है, यहाँ के जो पोलिश लोग थे, पोलैंड प्रथम विश्व युद्ध से पहले देश नहीं था, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड देश बना। तो यहाँ के जो निवासी पोलिश थे वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ओके, तो पोलैंड एक अलग देश बनाया जाए, इसके लिए वहाँ के निवासी पोलिश मांग कर रहे थे। तो ये चार बड़े कारण थे जिसके वजह से राष्ट्रीयता के प्रश्न को लेकर के यूरोप में तनाव का वातावरण था, और इस आक्रोश ने कहीं ना कहीं विश्व युद्ध में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। विश्व युद्ध का दूसरा कारण था कूटनीतिक संधियां। नंबर 2 कारण, उस समय की परिस्थिति में संसार में भय, आशंका, अविश्वास, संदेह, इसका वातावरण था। तो एक देश दूसरे देश को हमेशा संदेह की नज़रों से देखते थे, और शक्तिशाली से शक्तिशाली राष्ट्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे। जैसे ब्रिटेन उस समय का एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र था जिसके पास बहुत बड़ी अपनी सेना, सबसे मजबूत नौसेना, इसके बावजूद भी वो अपने ऐसे मित्रों की तलाश में था जो आने वाले समय में अगर युद्ध की संभावना हो तो उसको सहयोग दे सके। इसी तरह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये देश भी अपने गुट को मजबूत करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने इस दिशा में पहला प्रयास किया, और 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन तीनों के बीच एक संधि हुई। इसको कहते हैं ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस या त्रिगुट, इन तीन देशों का एक गुट बना, जिसमें इन्होंने आपस में समझौता किया, यदि हम तीनों में से किसी के ऊपर भी आक्रमण होता है तो हम तीनों लोग संयुक्त होकर के उस आक्रमण का सामना करेंगे। तो जर्मनी के द्वारा एक पहल करके एक गुट बना दिया गया। जर्मनी अपनी शक्ति विस्तार कर रहा था, क्योंकि उस समय का दौर साम्राज्यवादी व्यवस्था का दौर था। यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करते जा रहे थे, और इस साम्राज्यवादी दौड़ में इटली और जर्मनी बाद में शामिल हुए थे, तो इनके पास देश कम थे। ये भी एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी। तो इटली और जर्मनी दोनों ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध थे। जर्मनी ने बहुत तेजी से अपना शक्ति विस्तार करते हुए अपनी सेना को शक्तिशाली करने के लिए उसने योजना बनाई। तो जर्मनी बहुत तेजी से अपनी जो नौशक्ति थी इसका विकास कर रहा था। जर्मनी की बढ़ती हुई नौसेना की शक्ति का विकास, और दूसरा जर्मन सम्राट विलियम कैसर सेकेंड, इसने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन। बर्लिन बगदाद रेलवे, इसने मानचित्र में देखिए बर्लिन से लेकर के बगदाद तक
रेलवे लाइन विकास योजना का इसने शुभारंभ किया। इससे ब्रिटेन को चिंता हुई। जर्मनी की नौशक्ति एक तो बढ़ रही थी, दूसरी इराक तक जो जर्मनी ट्रेन लाइन डालने जा रहा था, इसको लेकर के ब्रिटेन को लगा कि ये कहीं ना कहीं उसके औपनिवेशिक पहलू को प्रभावित करने वाला है। इसलिए अब ब्रिटेन को भी चिंता हो गई। ब्रिटेन ने अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अब वो मित्र देशों की तलाश में था जो युद्ध के समय उसका साथ दे सके। 1904 में फ्रांस के साथ, 1907 में जापान के साथ और 1907 CE में फिर से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ एक अलायंस हुआ। इसको कहते हैं ट्रिपल एंटायनेट या त्रिराष्ट्र संघ। ट्रिपल एंटेंट या त्रिराष्ट्र संघ 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस का बन गया। एक प्रकार से काउंटर था त्रिगुट के खिलाफ जो ट्रिपल अलायंस था। ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने आपस में एक गुट बना लिया कि अगर हम में किसी पर भी युद्ध होता है तो हम लोग संयुक्त रूप से उस युद्ध का मुकाबला करेंगे। तो संसार दो गुटों में बंट गया और ये दो गुट अब एक दूसरे के खिलाफ अपनी सैनिक तैयारी, सामरिक तैयारी, एक दूसरे के खिलाफ वाकई युद्ध, ये वातावरण धीरे धीरे गर्माने लगा। और इस प्रकार जब ऐसी कूटनीतिक संधियां हो गई तब ये देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। जैसे जब बाल्कन क्षेत्र का प्रश्न था, बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी दे रहा था। इसी प्रकार बाल्कन क्षेत्र में रूस का साथ फ्रांस दे रहा था। रूस और फ्रांस एक दूसरे का सहयोग दे रहे थे बाल्कन क्षेत्र में। तो इन कूटनीतिक संधियों ने ऐसे मुद्दों के ऊपर अपने साथी देशों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। एक दूसरे के काम में रोड़े भी इन्होंने डाले। जैसे 1904 में जो ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो समझौता हुआ, इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में समझौता किया था कि अफ्रीका में, आइए अफ्रीका के मानचित्र को देख लीजिए एक बार। अफ्रीका में आप देखिए मोरक्को को, बिल्कुल पश्चिम की ओर, और अफ्रीका में पूर्व की ओर देखिए मिस्र। इन दोनों देशों को देख लीजिए। बीच में आप देखिए फ्रेंच कांगो को देखिए। ये तीन देश महत्वपूर्ण हैं। हुआ क्या, 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ उसमें ब्रिटेन को मिस्र में पूरी आज़ादी मिल गई। फ्रांस ने कहा कि मिस्र में ब्रिटेन कुछ भी करे वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसका सहयोग करेगा। और इसी प्रकार ब्रिटेन ने फ्रांस को एश्योर किया कि वो मोरक्को में कुछ भी करे उसका साथ ब्रिटेन देगा। तो मोरक्को के मामले में फ्रांस को और मिस्र के मामले में ब्रिटेन को पूरी आज़ादी मिल गई। जब फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार करना चाहा तो जर्मनी ने इस कार्य में बाधा डाली। जर्मन सम्राट स्वयं मोरक्को गया और उसने अपनी सेना भेजने के लिए भी वहां के सम्राट को उसने आश्वस्त किया कि हम आपकी मदद करेंगे। अब जब परिस्थिति ऐसी हो गई तो वहां फ्रांस को सोचना पड़ा। फ्रांस ने किसी प्रकार जर्मन सम्राट को फ्रेंच कांगो का मानचित्र देखे, फ्रेंच कांगो का एक बड़ा हिस्सा देकर के जर्मनी को संतुष्ट किया और मोरक्को पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो पाया। तो ये जो गुट बने थे, इन गुटों ने आपस में
आपने मित्र देशों का साथ भी दिया और अपने विरोधी देशों के कार्यों में बाधाएं भी डाली, जिससे कि तनाव और भी फैला। तो दूसरा कारण ये कूटनीतिक संधियां थी जो संसार को विश्व युद्ध की ओर ले गई। तीसरा प्रमुख कारण क्या था उसको भी देखिए। तीसरा कारण था शस्त्रीकरण या सैन्यवाद। जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई, संसार दो गुटों में बंट गया, तो दोनों गुट अपनी अपनी सैनिक तैयारी पूरी करने लगे। जर्मनी में नौसेना, इसके विकास के लिए उसने विशेष प्रयास किया। जर्मनी का सम्राट था विलियम कैसर द्वितीय। उसने कहा कि जो नौसेना है वही हमारा भविष्य है। जर्मन सम्राट विलियम कैसर द्वितीय ने कहा कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। अर्थात वो अपनी नौसेना शक्ति को इतना बढ़ाना चाहता था कि जिससे भविष्य में वो ब्रिटेन की जो नौशक्ति थी, जो संसार की सबसे शक्तिशाली नौशक्ति में मानी जाती थी, उसको चुनौती दे सके। तो सम्राट विलियम कैसर सेकेंड, इसने नौसेना के ऊपर विशेष जोर दिया। जर्मनी में जो सैनिक संख्या लगभग 8.50 लाख थी, इसको उसने बढ़ा करके 18 लाख सैनिक कर दिए। जर्मनी के पास 8.50 लाख ये तो सैनिक थे ही, शेष उसके जो ऐसे नागरिक जो युद्ध की कला में प्रवीण थे, ट्रेंड थे, उसकी संख्या लगभग 50 लाख थी। इसी तरह रूस की सैनिक संख्या 15 लाख। फ्रांस ने भी अपनी शक्ति विस्तार के लिए प्रयास किया और ये तैयारी जो चल रही थी, ये लग रहा था कि अब कोई भी चिंगारी विश्व युद्ध को चालू कर सकती है। तो सभी गुटों में शामिल देश अपनी अपनी सैनिक साजो सामान की तैयारी, अस्त्र शस्त्रों का विकास कर रहे थे और उनके बीच धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी, प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही थी। ओके, तो सैनिक साजो सामान की तैयारी संसार को विश्व युद्ध की ओर ले गई। अब केवल आवश्यकता थी एक ऐसी चिंगारी की जिससे कि विश्व युद्ध भड़क जाए।